सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारा आज का टॉपिक है कांग्रेस का क्राइसिस। और हम देखेंगे क्रिप्स मिशन, देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। हमने कल पढ़ा था स्वराज पार्टी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने कंप्लीट किया था। आज का हमारा ये टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थॉट कि नोट से शायद राइटिंग का इशू हो, तो इसलिए मैंने ये डिजिटल नोट्स से आज मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी। सो या त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1939, ये चीज़ क्या था? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस थे, आई एम सो सॉरी, सुभाष चंद्र बोस थे, वो प्रेसिडेंट बनते हैं। हरिपुरा कांग्रेस सेशन हुआ था जो कि गुजरात में है, और चंद्र बोस इसे प्रेसिडेंट बने पहली बार। उसके बाद 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, जो कि त्रिपुरी में होना था सेशन, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आता है। सो इस त्रिपुरी का जो कांग्रेस सेशन था उसमें गांधी जी नाम रखते हैं पिता भी सिया रामया का, और वो चाहते हैं कि पिता भी बने प्रेसिडेंट। तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका पॉपुलैरिटी काफ़ी था, क्योंकि वो बहुत टाइम से कांग्रेस और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते आ रहे थे। तो इस वजह से जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो इलेक्शन में जीत जाते हैं और उनको 1580 वोट मिलते हैं, और वहीं पिता भी को 1377 वोट मिलते हैं। तो क्लियरली सुभाष चंद्र बोस इस इलेक्शन को जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन जो गांधी जी थे, गांधी जी कहते हैं कि अगर पितभी को कांग्रेस नहीं बनाया गया, उनकी हार हुई, इस वजह से गांधी जी कहते हैं कि वो अब एडवाइस नहीं देंगे कांग्रेस सेशंस में, वो अब अपनी एडवाइजेज नहीं देंगे। तो मैं पहले इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर देती हूँ। 1938 या सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट बनते हैं हरिपुरा सेशन के, जो कि गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते हैं फर्स्ट टाइम। ओके, 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है जो कि एमपी में है, और इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। लेकिन त्रिपुरी कांग्रेस सेशन में जो गांधी जी रहते हैं वो पितभी सिया रामया का नाम देते हैं अपने कैंडिडेट बनाकर। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी से सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिलते हैं और पितभी को 1377 वोट्स मिलते हैं। तो ये जो पितभी की हार हुई, इस वजह से गांधी जी एडवाइस देने से मना कर देते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। तो इस कंडीशन में ये जो सिचुएशन बन रहा था, इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपने प्रेसिडेंट का पोस्ट रिज़ाइन कर देते हैं अप्रैल 1939 में, और कांग्रेस से सेपरेट हो जाते हैं और अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं 1939 में। नाउ ये हो गया टॉपिक ख़त्म। You can make a screenshot of this. Now the topic is Muslim League and the demand for Pakistan. डिमांड का पाकिस्तान कब और कैसे किसने रखा, ये हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे। तो एक फेमस पोइट थे और साथ ही साथ वो एक पॉलिटिशियन भी थे जिनका नाम था मोहम्मद इकबाल। उन्होंने दो नेशन थ्योरी का
सबसे पहले उन्होंने बात की अपने इलाहाबाद सेशन में, जो कि मुस्लिम लीग का है, 1930 में हुआ। इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930। लेकिन इकबाल ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। एक थे चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान वर्ड का यूज़ किया। जो चौधरी रहमत अली थे वो पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और साथ कश्मीर को भी इंक्लूड करना चाहते थे। जो चौधरी रहमत अली थे उन्होंने 3 मुस्लिम कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट रखा अपने पैम्पलेट में, और उसका टाइटल था या तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये 3 कंट्रीज़ कौन कौन थे? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग-ई-इस्लाम। फिर 23 मार्च 1940 को एक मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन होता है लाहौर में, जिस सेशन में प्रिसाइड होता है मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट रहते हैं। इस सेशन में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड को पास करती है। फाजुल हक और सिकंदर हयात खान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान के प्रपोज़ल के लिए। तो पहला नाम था सिकंदर हयात, जो कि प्रपोज़ल रखते हैं, और फजलुल हक प्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को, और खालिद कुज़ामा इसका सपोर्ट करते हैं। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान डे मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये पाकिस्तान डे है। आज़ादी 14 अगस्त को मिली थी। ओके, देन ब्रिटिश इस डिमांड्स को पार्शली रखते हैं, और क्रिप्स मिशन में एक प्रोविज़न रखा जाता है कि अगर कोई भी रिपब्लिक इंडिया सेपरेट होता है तो उसको आज़ादी खुद ब खुद मिल जाएगी। नाउ अगस्त प्रपोज़ल 8 अगस्त 1940, वाइस रॉय लिनथिगो जो थे वो एक प्रपोज़ल रखते हैं कांग्रेस के सामने कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में कोऑपरेट करें, जिसको कहा जाता है अगस्त प्रपोज़ल। इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूडेड थी, तो हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें क्या क्या थी। सबसे पहले तो वायसराय ने इंटरिम गवर्नमेंट का प्रपोज़ल जो था उसको फॉर्म करने के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया, और इसमें कहा गया कि वॉर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रहेगी वो फॉर्म होगी, जिसको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रूव करेंगे। फिर था कि एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म होगी वॉर के दौरान ही, और जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस का नंबर इंक्रीज़ होगा। फिर था कांग्रेस इस अगस्त प्रपोज़ल को अपोज करते हैं। मुस्लिम लीग तो पूरा का पूरा ही रिजेक्ट कर देती है, और ये कहती है कि इसमें पाकिस्तान का डिमांड फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। नाउ इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहा जाता है। पहले इसके जो सत्याग्रही थे उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया था पवनर आश्रम जो कि वर्धा में है, महाराष्ट्र, वहाँ से इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। सेकंड सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू ने किया, और थर्ड किया ब्रह्मदत्ता ने। नाउ द टॉपिक इज़ क्रिप्स मिशन। अगर ये क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च 1942 को। एक्चुअली ये जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल,
उन्होंने 11 मार्च को ये प्रपोज़ल अनाउंस कर दिया था, लेकिन इंडिया तक खबर पहुंचते पहुंचते उसका डेट बदल के 23 मार्च 1942 हो गया था। इस क्रिप्स मिशन में एक रिप्रेजेंटेटिव मिशन था ये, जो कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के अंडर में आता था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो वॉर मिनिस्टर थे चर्चिल कैबिनेट के। वॉर टाइम का कुछ प्रोविजंस था। डिफेंस का जो राइट था वॉर के दौरान वो ब्रिटिश के पास था, और जो पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। क्रिप्स मिशन में वॉर के बाद के कुछ प्रोविजंस रखे गए, जिसमें कि था इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, और वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश होगी, जिसके कि रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रिटिश प्रोविंस के होंगे और साथ ही साथ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के भी होंगे। फिर आता है प्रोविंसेस विल बी गिवन। प्रोविंसेस मिलेंगी और एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट भी मिलेगा। और ये जो मुस्लिम लीग है उनके मर्ज़ी पे है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। जो किंग्स हैं उनके पास अपना ओन स्टेट इस्टेब्लिश करने का राइट होगा। न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसीडर किया जाएगा और पावर का ट्रांसफ़र होगा। मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया, और वो कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ अभी मेन गोल यही है कि पाकिस्तान हम लोग एक न्यू कंट्री बनाए, और इससे बड़ा और कुछ नहीं है। कांग्रेस ने भी इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। गांधी जी ने इसको एक पोस्ट डेटेड चेक और बैंकरप्ट कहा। क्रिप्स मिशन अल्टीमेटली फेल हो गया। नाउ द टॉपिक इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट डे 9 अगस्त 1942। इसका बैकग्राउंड है, इट मीन्स रीजंस बिहाइंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो प्रॉब्लम्स थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी और चीज़ों की कमी हो रही थी, और जो इंडियन पीपल थे उनको ज़बरदस्ती आर्मी में डाला जा रहा था। सेकंड था जापान इंडिया के क्लोज आ रहा था। थर्ड था क्रिप्स मिशन का फेल होना। फोर्थ था ब्रिटिश इंडिया छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे, और इंडियंस की जो डिज़ायर थी वो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ ये मूवमेंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सो क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। जब क्रिप्स मिशन का रिटर्न हुआ तो गांधी जी ने एक प्रपोज़ल रखा और ब्रिटिश को इंडिया छोड़कर जाने के लिए कहा, और इंडियंस को बोला गया कि वो जापान के साथ कोऑपरेट करे इन केस ऑफ अटैक ऑन इंडिया। फिर गांधी जी ने इस प्रपोज़ल को कांग्रेस के सामने रखा और वॉर्न किया कांग्रेस को कि अगर ये जो प्रपोज़ल है अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जो कि कांग्रेस से भी बड़ा होगा। एक मीटिंग होती है कांग्रेस की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें जो कि वर्धा में होती है 14 जुलाई 1942 को, जिसमें कि गांधी जी को मूवमेंट स्टार्ट करने की अथॉरिटी मिल जाती है। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोज़ल पास हो जाता है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक ग्राउंड में। 8 अगस्त 1942 की रात को
8 अगस्त 1942 की रात को जो क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोज़ल है वो प्रेजेंट किया जाता है कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत। गांधी जी यहाँ डू और डाई का स्लोगन देते हैं। इट शुड बी लाइक दिस ओनली। सो ये जो स्लोगन है डू और डाई, ये गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। जब ब्रिटिश को ये न्यूज़ मिलती है तो वो सारे बड़े कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं 8 अगस्त की रात को ही, और इसे नाम देते हैं, वेट 1 सेकेंड, ऑपरेशन ज़ीरो आवर। देन गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखा जाता है पुणे में, और जवाहरलाल नेहरू, पिताभी सीतारमैया, अबू कलाम आज़ाद, JB कृपलानी और ऐसे और लीडर्स को अहमदनगर जेल में रखवा दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी है भारत की खोज, जो कि जेल के अंदर थे वो तभी लिखी थी उन्होंने। जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के एक प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी हैं और सोशलिस्ट भी, उनको हज़ारीबाग जेल में रखा गया, लेकिन वो वहाँ से एस्केप कर गए और जंप करके जेल के दीवार से वो भाग गए। और जयप्रकाश नारायण ने एक आज़ाद दास्ता स्टार्ट किया इस फ्रॉम हज़ारीबाग जेल से वो जब भागे उसके बाद। जयप्रकाश नारायण ने एक गोरिल्ला मूवमेंट किया बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको बांकीपुर के जेल में रखा गया, जो कि पटना में है। अब इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हुई, तो सबसे पहला वायोलेट किया गया सारे तरह के लॉज को, मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट, गवर्नमेंट जॉब्स, फॉरेन गुड्स, लीगल शॉप्स, ये सभी को बॉयकॉट किया गया। सॉल्ट बनाया गया, सॉल्ट लॉ को तोड़ के सॉल्ट यहाँ पे बनाया गया। वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, बिना टिकट के वो लोग ट्रैवल करने लगे, और टेलीफोन और टेलीग्राम लाइंस को ख़त्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और ट्रेन्स को रोक दिया गया। और उन्होंने डिसाइड किया वो टैक्स पे नहीं करेंगे। अब देखते हैं ये मूवमेंट आखिर स्प्रेड कैसे हुआ। 8 अगस्त को चूँकि सारे प्रोमिनेंट जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो 9 अगस्त 1942 को हम लोग देखते हैं ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो लोग, आम जनता अपने खुद से ही स्टार्ट कर देती है। चीटू पांडे जो थे वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं बलिया में। आई एम सो सॉरी, तमलुक जो थे बंगाल में, वो एक कास्ट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जिसके कि लीडर थे सतीश सावंत, और उनको सपोर्ट मिलता है मातंगी हज़ारा से। सतारा में गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसके लीडर थे नाना पाटिल, जो कि सबसे ज़्यादा दिनों तक चलता है। मूवमेंट के दौरान जो गवर्नमेंट थी वो डिक्लेयर कर देती है सारण डिस्ट्रिक्ट को कि वो एक नोटरियस क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट है। इट मीन्स कि वो बिहार के जो सारण डिस्ट्रिक्ट है उसको ऐसा कह देती है कि वहाँ बस क्राइम ही होते रहते हैं। इस मूवमेंट का दौरान ही राम मनोहर लोहिया ने एक कांग्रेस का रेडियो रेगुलरली वो रेडियो पे बोलते रहे, और उषा मेहता जो है वो रेडियो को अंडरग्राउंड होके ऑपरेट करते रहे। गांधी जी ने एक मैसिव वायलेंस किया जो कि मूवमेंट के दौरान ही हुआ।
ये गवर्नमेंट के वायलेंस पे एक रिएक्शन था। 10 फरवरी 1943 में गांधी ने एक 21 दिन का फास्ट किया और फिर जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक फ्यूनरल प्रोसेशन ऑर्गेनाइज करती है कि गांधी जी का डेथ हो गया है और उनके नाम पे छुट्टी भी कर देती है। ये सुनते ही जो गांधी जी थे वो अपना फास्ट तोड़ देते हैं 7 मार्च 1943 को। HP मोदी, AN सरकार और SSNE ने अपने वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रोटेस्ट किया और रिज़ाइन कर दिया। रीज़न ऑफ फेलियर का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका फेलियर कैसे हुआ। सबसे पहला तो पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला। मुस्लिम लीग, लेफ्टिस्ट पार्टीज़, भीमराव अंबेडकर, इन्होंने अपोज़ किया इस मूवमेंट का। अकाली और क्रिश्चियन ने भी अपोज़ किया। प्रिंसली स्टेट्स और लैंडलॉर्ड्स ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया। ब्रिटिश का रिप्रेशन था। बहुत सारे सेंट्रल लीडर्स को तो पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था 8 अगस्त की रात को। इनअप्रोप्रिएट टाइम पे स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनाइज प्लान नहीं था। लेकिन इसके कुछ सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये है कि ये मूवमेंट ब्रिटिश को रियलाइज़ करवाता है कि अब उनके जाने के दिन आ चुके हैं। इस समय पहली बार ब्रिटिश को रियलाइज़ हुआ कि अब इंडियन आर्मी और पुलिस पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे अब उन सारों के अंदर पैट्रियोटिज़म के भावना आ चुकी है। वाइड स्प्रेड एक्सप्रेशन हो गया था नेशनलिज्म का और इसमें एक रियल मास मूवमेंट देखा जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट कॉन्टीन्यूसली चलता रहा बिना किसी लीडर का। इंडिया के इंडिपेंडेंस में ग्लोबल सपोर्ट मिला। इंग्लैंड और अमेरिका के लोग भी इंडिया के सपोर्टर बन गए। कम्युनिकेशन का जो साधन था ब्रिटिशर्स का, उनको इंडियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं दोबारा से शो कर देती हूँ सारी स्लाइड्स। सो या अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करके अपनी और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। और कंसिस्टेंसी इस जर्नी का की होगा। हमें डेली रिवाइज प्लस न्यू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। क्योंकि आप जानते ही हैं प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट होता है, तो इस वजह से हमें एक पकड़ होनी चाहिए हर सब्जेक्ट पे, ताकि क्वेश्चन आते ही हमारे माइंड में वो स्ट्राइक करे। So yeah, all the best for your BPSC journey and hope you like this video. Bye bye.